एक नई सुबह। मानसी और विशाल की कहानी। मानसी की उम्र ही क्या थी, मुश्किल से 26-27 साल। ईश्वर ने उसे रंग रूप, तीखे नैन नक्श और एक असीम शालीनता से दिल खोलकर नवाजा था। लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। वो जितनी सुंदर थी, उसकी किस्मत उतनी ही बेरंग निकली। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही एक काल बनकर आई तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसके पति विवेक को हमेशा के लिए उससे छीन लिया। जिस उम्र में लड़कियां अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनती हैं, नए नए श्रृंगार के रंग देखती हैं, उस उम्र में मानसी के जीवन में विधवापन का गहरा अंधकार छा गया। शुरुआती कुछ महीने तो मानसी के लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसे थे। ससुराल वालों ने उसे अपशुगनी कहकर दूर कर दिया और मायके की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमेशा के लिए उन पर बोझ बनी रहती। पूरी दुनिया एक पल में पराई लगने लगी थी। जहाँ भी वो जाती, समाज की रूढ़िवादी निगाहें उसका पीछा करती। कोई उसकी जवानी पर तरस खाता तो कोई पीठ पीछे ताने कसता। लेकिन मानसी कमज़ोर नहीं थी। उसके पास रोने के लिए बहुत कम और जीने के लिए एक बहुत बड़ी वजह थी। उसका 3 साल का मासूम बेटा सोनू। सोनू की वो गोल गोल भोली आँखें, उसकी बेफिक्र मुस्कान और उसकी तोतली आवाज़ में मम्मा कहना ही मानसी के जीने की एकमात्र उम्मीद थी। मानसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और तय किया कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। उसने अपनी एमए और बीएड की डिग्री निकाली और शहर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल सेंट थॉमस एकेडमी में प्राइमरी टीचर की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसकी योग्यता और शालीन व्यवहार को देखकर स्कूल प्रबंधन ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। अब मानसी की एक नई दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, सोनू के लिए दलिया और टिफ़िन तैयार करना, उसे नहलाना, फिर खुद एक सादी बिना तड़क भड़क वाली सूती साड़ी पहनना और सोनू का हाथ थामकर स्कूल के लिए निकल जाना। स्कूल की सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी जिससे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि वो शहर के एक छोटे से शांत इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर सम्मान के साथ अपने बच्चे का पेट पाल सके। उसी सत्र सेशन के बीच में स्कूल में एक नए गणित के शिक्षक की नियुक्ति हुई, जिनका नाम था विशाल। विशाल स्वभाव से बहुत ही शांत, गंभीर और आधुनिक विचारों वाले सुलझे हुए इंसान थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अनोखा और दिलचस्प था कि बच्चे उनसे बेहद प्यार करते थे। बहुत ही कम समय में विशाल स्टाफ रूम से लेकर स्टूडेंट्स तक सबके चहीते बन गए थे। स्टाफ रूम में विशाल की कुर्सी मानसी के टेबल के ठीक सामने थी। विशाल अक्सर देखते थे कि जहां बाकी महिला और पुरुष टीचर्स लंच ब्रेक में दुनिया भर की गॉसिप, राजनीति या ख़रीदारी की बातें करते थे, वहीं मानसी चुपचाप अपनी कॉपियां जांचने में व्यस्त रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और एक गहरा सन्नाटा था जो विशाल को अपनी ओर खींचता था। मानसी की सादगी में भी एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी महंगे श्रृंगार को मात दे सकता था। धीरे धीरे विशाल के मन में मानसी के लिए केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान पनपने लगा। वो अक्सर मानसी की मदद करने के बहाने ढूंढते। कभी लंच के समय उसके लिए पानी की बोतल आगे बढ़ा देना, तो कभी स्टाफ रूम के रजिस्टर को अलमारी में रखने में उसकी मदद कर देना। मानसी भी विशाल के इस अच्छे और मर्यादित व्यवहार को नोटिस करती थी। वो विशाल को धन्यवाद कहती, मुस्कुराती, लेकिन हमेशा एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए रखती थी। उसने अपने दिल के दरवाजे पर अतीत का एक भारी ताला लटका रखा था। जुलाई का महीना था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा स्कूल खाली हो गया। सारे बच्चे और टीचर्स अपनी अपनी गाड़ियों या छतरियों के सहारे निकल चुके थे। मानसी स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी। उसे ऑटो से जाना होता था और सोनू को उसने स्कूल के ही डे केयर में छोड़ रखा था, जो कि पास की बिल्डिंग में था।
वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। विशाल भी अपनी बाइक की चाबी हाथ में लिए स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। मानसी को अकेला देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो पिछले कई महीनों से अपने दिल में एक सैलाब छुपाए बैठा था। उसने सोचा कि अपने दिल की बात कहने का इससे साफ और शांत मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। विशाल धड़कते दिल के साथ मानसी के टेबल के पास गया और सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। मानसी जी, विशाल की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और संकोच था। मानसी ने अपनी फाइलों से सिर उठाकर देखा। जी विशाल जी, आप घर नहीं गए? बहुत तेज़ बारिश हो रही है। विशाल ने गहरी सांस ली, मानसी की आंखों में सीधे देखा और कहा, मानसी जी, आज मैं घर जाने की जल्दी में नहीं हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से आपसे कुछ बहुत ज़रूरी कहना चाहता था। मुझे नहीं पता आप इसे किस तरह लेंगी, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स अब और नहीं छुपा सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मानसी जी। मैंने आपके अंदर की उस सच्ची और साहसी स्त्री को देखा है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? विशाल की बातें सुनकर मानसी के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा गिर गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अतीत के वो काले दिन, पति की लाश और समाज के वो ताने किसी फिल्म की तरह घूम गए। उसकी आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी कांपती आवाज़ को कड़ा किया और बहुत ही गंभीर और ठंडे स्वर में कहा, विशाल जी, आपने जो कहा मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सिर्फ एक मजाक या बहकावा था। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जो आप सोच रहे हैं सच्चाई उससे कोसों दूर है। मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है और हाँ, मैं अकेली भी नहीं हूँ। मेरा एक 3 साल का बेटा है सोनू, जिसके लिए मैं जी रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के सारे रंग बहुत पहले पीछे छोड़ चुकी हूँ, इसलिए कृपया दोबारा कभी मुझसे इस बारे में बात मत कीजिएगा। इसमें हम दोनों की भलाई है। इतना कहकर मानसी ने कांपते हाथों से अपनी फाइलें समेटी, अपना बैग उठाया और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना तेज़ी से स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। विशाल वहीं कुर्सी पर स्तब्ध हक्के बक्के बैठे रह गए। उनके कानों में मानसी के शब्द गूंज रहे थे, मैं एक विधवा हूँ, मेरा एक 3 साल का बेटा है। उस रात विशाल के घर के कमरे की बत्ती बुझी नहीं। वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मानसी के शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। विशाल का दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मानसी के लिए उसका प्यार कम होने के बजाय और गहरा हो गया था। उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ ये समाज था, वो समाज जो एक कुंवारे, पढ़े लिखे और अच्छे परिवार के लड़के की शादी किसी विधवा और एक बच्चे की मां से होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोग हंसते, ताने मारते, परिवार की बदनामी होती, लेकिन दूसरी तरफ विशाल की अंतरात्मा थी। विशाल ने खुद से पूछा, क्या मानसी का विधवा होना उसका गुनाह है? क्या किसी दुर्घटना में पति को खो देने के बाद एक औरत को दोबारा मुस्कुराने, प्यार पाने और सम्मान से जीने का कोई हक नहीं है? और उस मासूम 3 साल के बच्चे का क्या कसूर है, जिसे दुनिया बिना किसी गलती के अनाथ या कमतर समझने लगती है? विशाल को समझ आ गया कि उसका प्यार वक्ती नहीं था। वो मानसी के सिर्फ सुंदर चेहरे से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उसकी आत्मा, उसके संघर्ष और उसके स्वाभिमान से प्यार करता था। विशाल ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए एक ऐसा फैसला किया जिसे लेने के लिए बहुत बड़े दिल और हिम्मत की ज़रूरत होती है। उसने तय किया कि वो मानसी से ही शादी करेगा और न सिर्फ मानसी को अपनी पत्नी बनाएगा, बल्कि उसके बेटे सोनू को कानूनी रूप से अपना नाम और एक पिता का पूरा अधिकार देगा। अगले कुछ दिन मानसी के लिए बहुत तनावपूर्ण रहे। वो स्कूल में विशाल से नज़रें चुराती रही। उसने लंच ब्रेक में स्टाफ रूम में बैठना भी बंद कर दिया था। वो बच्चों की क्लास में ही बैठी रहती थी, लेकिन विशाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी।
एक हफ्ते बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तो विशाल मानसी की क्लास में जा पहुंचा। उस वक्त मानसी ब्लैक बोर्ड साफ कर रही थी। विशाल को देखकर वो तुरंत बाहर जाने लगी, लेकिन विशाल ने उसका रास्ता रोक लिया। मानसी, प्लीज़ मेरी बात सुनो, भागो मत मुझसे, विशाल ने बहुत ही धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। विशाल जी, मैंने उस दिन साफ साफ कह दिया था, फिर आप क्यों? मानसी की आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। मानसी, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी और उस पर पूरे 7 दिन तक विचार किया है, विशाल ने उसके करीब आकर कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत क्या था। मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सोनू को अपना बेटा स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ, विशाल का नाम। मैं उसे वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो एक पिता अपने बच्चे को देता है। मानसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, विशाल जी, आप पागल हो गए हैं। ये कोई मूवी नहीं है, ये हकीकत है। जब आपके माता पिता को पता चलेगा तो बवंडर आ जाएगा। आप एक कुंवारे लड़के हैं, आपकी शादी किसी बड़े घर की सुंदर कुंवारी लड़की से हो सकती है। मेरे साथ सिर्फ बदनामी और जिम्मेदारियां हैं। कृपया अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना वैसे भी अधूरी ही रहेगी, मानसी, विशाल ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। विशाल ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार से इसे साबित करना शुरू किया। वो अक्सर स्कूल के बाद सोनू के पास जाते, कभी उसके लिए छोटी सी कार ले आते तो कभी उसके साथ चॉकलेट शेयर करते। सोनू बहुत छोटा था, उसे क्या पता था कि समाज के नियम क्या होते हैं। उसे विशाल के अंदर एक सच्चे दोस्त और एक रक्षक का एहसास होने लगा था। वो विशाल की गोदी में चढ़ जाता, उनकी शर्ट के बटन से खेलता और उन्हें विशाल अंकल कहकर पुकारने लगा। जब मानसी ने विशाल को सोनू के साथ ज़मीन पर बैठकर खेलते देखा, सोनू के चेहरे की वो सच्ची खुशी देखी जो उसने पिछले 2 सालों में कभी नहीं देखी थी, तो मानसी का कठोर हो चुका दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि विशाल का प्यार कोई दिखावा या तरस नहीं है, बल्कि एक बेहद पवित्र और निश्चल भावना है। आखिरकार एक दिन जब विशाल ने दोबारा उसका हाथ थामकर पूछा, तो मानसी की आंखों से बहते आंसुओं ने हाँ कह दी। मानसी की रजामंदी मिलने के बाद विशाल का हौसला तो बढ़ गया था, लेकिन वो जानता था कि असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। विशाल एक संस्कारी, प्रतिष्ठित और मध्यवर्गीय परिवार से आते थे, जहाँ समाज की नाक और इज्जत को सबसे ऊपर रखा जाता था। रविवार की दोपहर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, विशाल ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी माँ सावित्री जी और पिता रामनाथ जी को सामने बिठाया और कहा, पिताजी, माँ, मैं स्कूल की एक टीचर मानसी से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फ़ैसला किया है। वो एक विधवा है और उसका एक 3 साल का बेटा है जिसे मैं अपना नाम दे रहा हूँ। विशाल का ये कहना था कि मानो पूरे कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड के लिए तो उसकी माँ को लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या कहा तूने? फिर से बोलना। जब विशाल ने बिना डरे अपनी बात दोहराई तो सावित्री जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और सोफे पर ही दहाड़े मारकर रोने लगीं। उन्होंने रोते रोते अपनी छाती पीट ली और चिल्लाकर कहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस दिन को देखने के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि कुलदीपक बेटा एक बच्चे वाली विधवा को ब्याह लाया। मेरी सहेलियां, हमारे रिश्तेदार सब हमारे मुंह पर थूकेंगे। विशाल के पिता रामनाथ जी, जो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और समाज में अपनी धाक के लिए जाने जाते थे, गुस्से से लाल पीले हो गए। उनकी आंखें क्रोध से उबलने लगीं। उन्होंने सामने रखी कांच की मेज़ पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि चाय के कप खनखना उठे। उन्होंने कड़कती आवाज़ में विशाल को डांटते हुए कहा, विशाल, होश में तो हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या उस औरत ने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है? इस शहर में हमारे ख़ानदान में
आज तक किसी ने ऐसा कलंक अपने माथे पर नहीं लगाया। एक कुंवारे, नौजवान और संस्कारी लड़के की शादी एक विधवा से? दुनिया में लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? हम समाज को, अपनी बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे जब लोग हमसे पूछेंगे कि बहू के साथ ये 3 साल का बच्चा किसका है? तो क्या हम कहेंगे कि हमारा बेटा किसी और के बच्चे का बाप बन गया है? विशाल की माँ पुरानी सोच और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। उन्होंने मानसी के अतीत को ही उसकी सबसे बड़ी कमी बना दिया। उन्होंने विशाल के पैर पकड़ने तक की कोशिश की और भावुक होकर रूढ़िवादी तर्क देने लगी। बेटा, जो औरत अपने पहले पति को खा गई, जिसके नसीब में सुख लिखा ही नहीं था, उसे तू इस घर की लक्ष्मी बनाना चाहता है। वो अपशकुनी है। अगर वो हमारे घर में आई तो हमारे हंसते खेलते परिवार को उसकी नज़र लग जाएगी। शास्त्रों और समाज के नियमों के खिलाफ मत जा बेटा। अपनी माँ पर तरस खा। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। विशाल ने बहुत शांत रहकर अपने माता पिता के हाथ जोड़ने चाहे। उन्होंने कहा, पिताजी, माँ, मानसी का पति एक एक्सीडेंट में मरा था। इसमें उसका क्या दोष? क्या किसी का सहारा बनना पाप है? अगर हम एक मासूम बच्चे को पिता का नाम और एक बेसहारा औरत को सम्मान देंगे तो भगवान भी हमसे खुश होगा। समाज तो 2 दिन बातें बनाकर चुप हो जाएगा। लेकिन रामनाथ जी का गुस्सा इस तर्क से और भड़क गया। उन्होंने खड़े होकर अपनी उंगली विशाल की तरफ उठाई और अपनी अंतिम और सबसे क्रूर चेतावनी दे दी। मुझे ज्ञान मत सिखाओ। ये तुम्हारी फिल्मी या किताबें नहीं हैं। ये समाज के कड़वी हकीकत है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है, हमारी औलाद बनकर रहना है, तो उस औरत का ख्याल अपने दिलो दिमाग से अभी और इसी वक्त निकाल फेंको। और अगर तुम्हारी आँख की शर्म ख़त्म हो चुकी है और तुम उसी विधवा से शादी करने पर अड़े हो, तो समझ लेना आज से तुम्हारा बाप मर गया। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अपनी इस गंदी जिद के साथ इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। बात सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं रही। जब विशाल ने तुरंत घर छोड़ने से मना किया और उन्हें और समझाने की कोशिश की, तो अगले 2 दिनों में उसके ताऊ, चाचा और फूफा को भी घर बुला लिया गया। सब ने मिलकर विशाल पर मानसिक दबाव बनाना शुरू किया। किसी ने कहा कि लड़का हाथ से निकल गया है, इसे जायदाद से बेदखल कर दो, तो किसी ने ताना मारा कि पढ़ा लिखा कर मास्टर क्या बन गया, अब अपने बाप को ही आंखें दिखा रहा है। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण और दमघोटू हो चुका था कि विशाल को समझ आ गया कि यहाँ उसकी इंसानियत और सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं होगी। अपनों की इस भयंकर नफरत, गालियों और तानों के बीच विशाल ने भारी मन से अपना बैग पैक किया। रोती हुई माँ और गुस्से से मुंह फेरे खड़े पिता की चौखट को पार करते हुए वो हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल गया। विशाल के लिए अपनों को छोड़ना बेहद दर्दनाक था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो आज पीछे हट गए तो मानसी का पुरुषों और प्यार पर से विश्वास हमेशा के लिए उड़ जाएगा और सोनू कभी एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगा। विशाल ने शहर के एक दूसरे शांत और हरे भरे इलाके में एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा 2 कमरों का मकान किराए पर लिया। उन्होंने किसी भव्य शादी का आयोजन नहीं किया। एक स्थानीय कोर्ट में कुछ चुनिंदा दोस्तों की मौजूदगी में विशाल और मानसी ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और कानूनी रूप से पति पत्नी बन गए। विशाल ने उसी दिन कानूनी कागजात पर दस्तखत करके सोनू को गोद ले लिया और उसे अपना नाम दिया। अब वो कानूनी रूप से सोनू का पिता बन चुका था। शुरुआत के कुछ महीने आर्थिक और मानसिक रूप से थोड़े कठिन थे। विशाल के परिवार ने उनसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। कभी कभी त्योहारों पर विशाल को अपने माता पिता की याद आती तो उसकी आंखें भीग जातीं, लेकिन मानसी उसका ये दर्द समझती थी। वो अपनी हर संभव कोशिश से विशाल को यह एहसास कराती कि उसने जो फैसला लिया है वो कितना महान था। धीरे धीरे उस छोटे से घर में खुशियाँ चहकने लगीं। विशाल जब भी स्कूल या ट्यूशन से थक कर घर लौटते, सोनू दरवाजे पर खड़ा मिलता और पापा आ गए कहकर उनकी टांगों से लिपट जाता। विशाल अपनी सारी थकान भूलकर सोनू को हवा में उछालते, उसे गले से लगा लेते। मानसी रसोई से चाय का कप लाती और विशाल के चेहरे की संतुष्टि देखकर मुस्कुरा देती। जो समाज पहले इस शादी पर उंगलियां उठा रहा था,
जब उसने देखा कि विशाल और मानसी का परिवार कितना सुखी है, सोनू कितना संस्कारी और पढ़ाई में अच्छा हो रहा है, और कैसे विशाल ने सब कुछ छोड़कर एक आदर्श पति और पिता का कर्तव्य निभाया है, तो वही समाज धीरे धीरे चुप हो गया। कुछ पड़ोसियों ने तो विशाल के इस साहसी कदम की तारीफ भी करनी शुरू कर दी। मानसी की जिंदगी, जो कभी सूखी नदी की तरह बेजान हो चुकी थी, अब खुशियों के समंदर से भर गई थी। उसने अपनी ज़िंदगी में दोबारा सिंदूर लगाया था, लेकिन इस बार वो सिंदूर सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विशाल के उस असीम, सच्चे और साहसी प्यार का प्रतीक था, जिसने एक मरती हुई उम्मीद को दोबारा जिंदा कर दिया था। कुछ सालों बाद विशाल के पिता रामनाथ जी और माँ उनके घर आए। रामनाथ जी ने विशाल से कहा, बेटा, मैं गलत था। मैं अपनी रूढ़िवादी सोच में अंधा हो गया था। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद से मैं एक पल सुकून से नहीं रह सका। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और बहू को लेकर अपने घर वापस चलो। विशाल ने रोते हुए अपने पिता के पैर छुए और मानसी, सोनू को लेकर वापस अपने घर आ गए। अब परिवार संपन्न और खुशहाल हो चुका था। कहानी से सीख, मोरल। ये कहानी हमें ये गहरी सीख देती है कि समाज की पुरानी और दकियानूसी रूढ़ियाँ इंसानी भावनाओं और खुशियों से बड़ी नहीं हो सकती। सच्चा प्यार केवल किसी के अच्छे समय का साथी होना नहीं है, बल्कि किसी के बिखरे हुए जीवन को संवारना, अपनों की मुखालफत के बावजूद सही रास्ते पर टिके रहना, जिम्मेदारी उठाना और बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना नाम देना ही वास्तविक प्रेम और इंसानियत है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।